नमस्ते दोस्तों। हालात इंसान से क्या कुछ नहीं करवाते और आज मैं ऐसा ही कुछ करने जा रही थी। मैं जानती थी कि आज जो मैं करने जा रही हूँ वह किसी की ज़िंदगी बर्बाद करने वाला है, लेकिन अपने हालात के हाथों मजबूर हो गई थी। मुझे कुछ भी करके ये कदम उठाना था, वरना मैं कभी भी खुद को माफ़ नहीं कर पाती। मेरी माँ मेरी सब कुछ थी और आज जिस अंदाज में उन्होंने मुझसे कहा, मैं चुप हो गई थी। बचपन से लेकर बड़े होने तक उन्होंने मुझे बहुत प्यार से पाला था। आज जब उन पर एहसान उतारने का वक्त आया तो मैंने अपने कदम पीछे नहीं खींचे। मैं खिड़की के पास खड़ी होकर तेजी से सांसें ले रही थी। मुझे सांस लेने में दिक्कत हो रही थी। मेरे हाथ पैर हल्के हल्के कांप रहे थे। मैं भगवान से प्रार्थना कर रही थी कि आज कोई ऐसा चमत्कार हो जाए जिससे सारी चीजें बदल जाए, मेरी जिंदगी बदल जाए, जो कुछ मेरे साथ हो रहा है वह खत्म हो जाए। लेकिन आपकी प्रार्थनाएं कभी कभी भगवान तक पहुंच तो जाती हैं, मगर स्वीकार होने में वक्त लगता है। जैसे ही रोहित की गाड़ी हमारे पोर्च में रुकी, मेरे दिल की धड़कनें तेज हो गई। मेरा दम निकलने के करीब आ गया था। मैं खिड़की के पास ही बैठती चली गई। मेरे हाथ मेरे सीने पर बंधे हुए थे और मैं घुटी घुटी आवाज में रो रही थी, जो अब तक खुद को संभाले हुए थी। रोहित को देखते ही टूटकर बिखर चुकी थी। मैं बोली, काश रोहित तुम मेरे सामने ना आते। तुम हमेशा हमेशा के लिए मुझे छोड़कर चले जाते तो इसी दुख और गम के सहारे जिंदगी बिता लेती कि तुमने मेरे साथ बेवफाई की है। लेकिन कैसे इस दिल को समझाऊं? तुमने तो बस मुझसे मोहब्बत की है, बेवफाई तो मैं तुझसे कर रही हूँ। तुम्हें छोड़कर किसी दूसरे का दामन थाम रही हूँ। मुझे माफ कर देना रोहित, शायद मैं तुम्हारी किस्मत में नहीं थी। आंसू बे आवाज मेरी आंखों से बह रहे थे। भगवान की तरफ से होने वाले चमत्कार की उम्मीद लगाए बैठी थी, लेकिन मैं ये भूल गई कि हकीकत में चमत्कार नहीं होते। ये तो फिल्मों या फिर कहानियों में होता है कि पलक झपकते ही चमत्कार हो जाते हैं और सब कुछ वैसा होता है जैसा हम चाहते हैं। मुझे पता था कि कुछ ही पलों में मेरी माँ आ जाएगी और मुझे नीचे आने के लिए कहेगी, और ऐसा ही हुआ। थोड़ी देर बाद माँ कमरे में दाखिल हुई। मुझे देखते हुए वह सख्ती से बोली, नीचे चलो और जो कहा है वह तुम्हें करना ही पड़ेगा। याद रखना, अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मेरा तुझसे कोई रिश्ता नहीं रहेगा। मैं तड़प कर बोली, माँ मेरी बात समझने की कोशिश करे। मैं कैसे इस इंसान के साथ खुश रहूंगी जबकि मैं तो रोहित से प्यार करती हूँ। मेरे दिल और दिमाग में सिर्फ रोहित का नाम है। मैंने माँ से कहा, आप मेरी परेशानी समझने की कोशिश करें, लेकिन उन्होंने अपना चेहरा फेर लिया, जिसका साफ मतलब था कि उन्हें मेरी बात पर ध्यान देना जरूरी नहीं लगा। माँ के कहने पर मैंने अपने कदम नीचे बढ़ाए। सामने ही रोहित खड़ा था, मेरा इंतजार कर रहा था। मेरा दिल ऐसा महसूस कर रहा था जैसे अभी बाहर आ जाएगा। हालात ऐसी थी कि जैसे मैं अभी मर जाऊंगी। मैंने एक आस भरी नज़र से अपनी माँ को देखा, मगर वह मुझसे मुंह फेर चुकी थी। इसका मतलब साफ था कि अगर मैंने आज उनकी बात नहीं मानी तो वह सचमुच मुझसे सारे रिश्ते तोड़ लेगी। जैसे ही मैं नीचे आई, रोहित तड़प कर मेरे पास आने लगा। यकीनन वह मुझे गले लगाना चाहता था, मुझसे सवाल करना चाहता था। मैंने अपने आप में हिम्मत जुटाई और कठोर आवाज में कहा, वहीं रुक जाओ और ये बात समझ लो, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती। रोहित, शादी ऐसे ही नहीं कर ली जाती। शादी उसी से की जाती है जिसके लिए हमारे दिल में प्यार होता है, और मैं तुमसे प्यार नहीं करती। यही सुनना चाहते थे ना तुम? कह दिया, वह रहा दरवाजा, तुम जा सकते हो। मैं कठोरता की हद तक पहुंच चुकी थी, जबकि रोहित मुझे नमी भरी आंखों से देख रहा था। शायद उसकी आखिरी उम्मीद भी टूट गई थी। जब मेरी माँ ने रोहित से कहा होगा कि पूनम तुमसे शादी नहीं करना चाहती, वह तुमसे प्यार नहीं करती, तो रोहित ने इस बात पर विश्वास नहीं किया होगा। उसने मेरी माँ से कहा था, मैं खुद पूनम से बात करूंगा। ऐसा हो ही नहीं सकता। हम दोनों एक दूसरे के दिलो जान से प्यार करते हैं, और माँ ने कह दिया कि तुम पूनम से बात कर सकते हो। मैंने माँ के दबाव में आकर अपनी मोहब्बत को नकार दिया था। उसने मुझे देखते हुए भारी आवाज में कहा, तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हो? तुम तो कहती थी कि तुम मुझसे प्यार करती हो और मेरे बिना रहना तुम्हारे लिए सजा है। ऐसे कैसे तुम मुझे छोड़ सकती हो? मैंने फिर से खुद को काबू करते हुए कहा, जब औरत को पता चलता है कि
अगर उसकी शादी किसी अमीर फैमिली में हो जाए और वह करोड़ों में खेले तो वह किसी गरीब इंसान से शादी नहीं कर सकती रोहित। मेरी बात सुनकर रोहित बिल्कुल टूट गया था। उसने मेरी तरफ देखा और चंद शब्द कहकर अपने कदम पीछे ले लिए। तुम्हारी बात बिल्कुल सही है पूनम, लेकिन याद रखना तुम्हें कभी भी मुझ जैसा प्यार करने वाला हम सफर नहीं मिलेगा। भगवान तुम्हें खुश रखे, तुम्हारा घर आबाद करे और उम्मीद करता हूँ कि तुम्हें कभी मेरी याद ना आए। वह यह कहकर हमारे घर से चला गया। उसके जाते ही मैं पूरी तरह से जमीन पर गिर पड़ी। कब से रुके हुए मेरे आंसू बहने लगे। मेरी माँ मेरे कंधे पर हाथ रखते हुए बोली, पूनम ज़्यादा इमोशनल होने की जरूरत नहीं है। देखना भगवान तुम्हें खुश रखेगा। जो बच्चे अपने माँ बाप का मान रखते हैं वे हमेशा खुशी रहते हैं। मेरी माँ मुस्कुराते हुए यह कहकर अपने कमरे में चली गई, जबकि मुझे अपना आप खत्म होता हुआ महसूस हो रहा था। मेरी माँ की लालच ने मुझे पूरी तरह बर्बाद कर दिया था। मैं मानती हूँ कि रोहित ज़्यादा नहीं कमाता था, लेकिन वह मुझे खुश रख सकता था। इस बात का मुझे पूरा अंदाज़ा था, क्योंकि हम एक दूसरे से प्यार करते थे और ज़िंदगी जीने के लिए प्यार सबसे ज़रूरी होता है। लेकिन मेरी माँ ने अपनी लालच के कारण मेरी शादी एक 45 साल के आदमी से तय कर दी थी, जिसने पहले ही 2 शादियाँ की थी और उसकी दोनों पत्नियां मर चुकी थी। मेरा हाल बहुत बुरा था। मुझे अपना दम घुटता हुआ महसूस हो रहा था। काफ़ी देर तक मैं बिल्कुल बेजान हालत में लाउज में पड़ी रही। थोड़ी देर बाद जब मेरी तबीयत कुछ संभली तो मैं अपने कमरे में चली गई। कमरे में आने के बाद मेरे दिमाग में अजीब अजीब ख्याल आने लगे। क्या रोहित मेरा बिना जी पाएगा? क्या मैं उसके बिना जी लूँगी? मुझे पता था कि मेरे दिमाग में कई सवाल घूम रहे थे और उन सब पर माँ की बातें हावी हो चुकी थी। जब औरत के हाथ में पैसा आता है तो वह सब कुछ भुला देती हैं। मैंने भी अपने दिल को समझा लिया था कि चलो कोई बात नहीं, प्यार नहीं सही, कम से कम अमीर पति तो नसीब होगा। और यही मेरी सबसे बड़ी गलती साबित होने वाली थी। वक्त तेजी से गुजर रहा था और मेरी शादी के दिन बिल्कुल करीब आ गए थे, लेकिन मुझे एक पल के लिए भी चैन महसूस नहीं हो रहा था। ऐसा लग रहा था कि जल्दी कुछ बुरा होने वाला है। मेरी शादी जिस इंसान से तय की गई थी वह बहुत दबंग और रौबदार शख्सियत का मालिक था। मैंने उसे सिर्फ तस्वीरों में ही देखा था और उसे देखते ही मेरे शरीर का एक एक अंग कांप उठा था। मैंने कई बार माँ से बातों ही बातों में अपनी चिंता जाहिर करने की कोशिश की थी। मेरे दिमाग में ये ख्याल आता था कि आखिर उसकी दोनों पत्नियां कैसे मर गई। क्या हुआ था कि दोनों ही बीवियां चल बसी, लेकिन मैं इस ख्याल को कभी अपनी जुबान पर नहीं लाती थी। वक्त का काम है गुजरना और वह गुजरता चला गया। मेरी बारात का दिन भी आ गया था। उन लोगों ने साफ साफ कह दिया था कि हम शादी सादगी से करेंगे, जबकि ये मेरी पहली शादी थी और मेरी उम्र भी सिर्फ 20 साल की थी। हर लड़की अपनी शादी को लेकर कई सपने सजाती है और इसी तरह मैंने भी कई सपने देखे थे। लेकिन जिस तरह से मेरी शादी हो रही थी मुझे अपना आप बहुत बेमोल लग रहा था। घर में ही सारी तैयारियां की गई थी। उन लोगों ने कोई वादा तो नहीं किया था, बस ये कहकर बात खत्म कर दी थी कि हम अपनी तरफ से रिसेप्शन की एक छोटी सी रस्म कर देंगे। मगर मुझे लग रहा था कि ये लोग रिसेप्शन भी नहीं करेंगे। मैं आईने के सामने बैठी अपनी खूबसूरती निहार रही थी। लाल सुर्ख लहंगे में सजी मैं आसमान से उतरी कोई परी लग रही थी, लेकिन मेरे ख्यालों पर सिर्फ और सिर्फ रोहित का ख्याल छाया हुआ था। उस शख्स से मैंने सिर्फ प्यार ही नहीं किया था, बल्कि उसे अपना सब कुछ मान लिया था। आज मैं उससे पूरी तरह जुदा होने वाली थी। ये ख्याल ही मेरी रूह को झकझोरने के लिए काफ़ी था। किसने संयम से मैंने अपनी आंखों में आंसू छुपाए हुए माँ की बातें दोहराई थी, ये मैं और मेरा भगवान ही जानता है। थोड़ी ही देर गुजरी होगी कि अचानक घर में शोर मच गया। बारात आ गई है। तुरंत ही कमरे में मेरी एक कजिन आई और मेरे मुंह पर घूंघट डालते हुए बोली, वाह बहन, कहाँ से इतना हसीन आदमी चुरा लिया? हमें भी बता देती, हम भी कोई ऐसा देख लेते। यह कहकर वह हंसते हुए कमरे से चली गई। क्या मेरा पति सच में बहुत खूबसूरत था? यह सोचते ही मुझे हीन भावना होने लगी। मुझे भी भगवान ने सुंदर बनाया था, लेकिन उनकी बातों से मुझे लगने लगा कि वह शख्स बहुत ही हसीन है। हालांकि उम्र में मुझसे कई साल बड़ा था।
थोड़ी देर बाद ही पंडित जी का बुलावा आ गया कि मुहूर्त का समय निकला जा रहा है, दूल्हा दुल्हन को मंडप में बैठाओ। मेरी कुछ सहेलियां और कजिन ने मुझे अपने साथ ले जाकर मंडप में बैठा दिया। मैंने एक नज़र अपने होने वाले पति की ओर देखा, जिसे देखते ही मैं सहम गई। ऐसी रौबदार पर्सनालिटी कि सामने वाला कुछ बोल ही न पाए। पंडित जी धीरे धीरे शादी के मंत्र पढ़ने लगे और कुछ ही देर में मैं विक्रम के नाम अपनी पूरी जिंदगी कर चुकी थी। शादी संपन्न हो चुकी थी। शादी के बाद माँ और पापा खाना लगाना चाहते थे, लेकिन मेरे पति ने तुरंत ही खड़े होकर आदेश सुना दिया, हमें अभी के अभी घर वापस जाना है, लड़की की रुखसती कर दीजिए। मेरे पापा उससे विनती करने लगे, बेटा बारातियों को तो खाना खाने दो, लेकिन उन्होंने साफ मना कर दिया और माँ की तरफ देखते हुए दो टूक शब्दों में कहा, मैंने पहले ही कह दिया था कि मैं आऊँगा और सिर्फ 7 फेरे करके लड़की को ले जाऊँगा, मुझे कोई भी रस्म नहीं करनी है। उनकी आवाज़ मेरे कमरे तक आ रही थी। ये कैसा दूल्हा था जो अपनी शादी के दिन ही सारे फैसले खुद कर रहा था। माँ और पापा दोनों की आवाज़ें कमरे तक आ रही थी, मगर वह शख्स अपनी जिद पर अड़ा रहा। मैं यहाँ और नहीं रुक सकता, मुझे लड़की दीजिए, मुझे अपने घर जाना है। मेरी एक बहुत बड़ी बिजनेस मीटिंग है जिसे मैं किसी भी हालत में छोड़ नहीं सकता। ये बातें सुनकर मुझे बहुत अफसोस हो रहा था। क्या मेरी कोई इज्जत नहीं थी जो ये शख्स मुझे इस तरह सबके सामने बेइज्जत कर रहा था। मेरी माँ उसे समझाकर मेरे कमरे में आई और जल्दबाजी में मेरे सिर पर एक चादर डालने लगी। अचानक ही मुझे शक हुआ। मैंने माँ की तरफ देखा और सख्त आवाज में पूछा, माँ आपने इस आदमी से इस रिश्ते के लिए कुछ पैसे लिए हैं? एक पल के लिए उनके हाथ कांप गए थे, उनका चेहरा पीला पड़ गया था, जो ये बताने के लिए काफी था कि मेरा शक बिल्कुल सही था। वह मुझसे नजरें मिलाकर बात घुमाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन मैंने चुप रहने में ही भलाई समझी। माँ बाप की छत्र छाया में मैं अपने घर से विदा हो गई। उस शख्स ने मेरा हाथ मजबूती से थाम रखा था। घर के बाहर खड़ी उसकी गाड़ियाँ ये बताने के लिए काफ़ी थी कि वह सचमुच बहुत अमीर व्यक्ति है। उसने मुझे अपनी कार में बिठा लिया। सच कहूँ तो पहली बार मुझे अपने आप पर अमीरी का एहसास हो रहा था। एक पल के लिए मुझे अच्छा भी लगा, लेकिन तभी मेरी आंखों के सामने रोहित का चेहरा आ गया। उसकी रोती हुई आंखें, उसका प्यार का इजहार, एक ही पल में न जाने कितनी बातें याद आ गई। मैंने एक ठंडी सांस हवा में छोड़ी और अपने आप को एक नए इम्तिहान के लिए तैयार कर लिया। लंबी दूरी के बाद अचानक एक झटके से कार रुकी। वह बिना मेरी तरफ देखे गाड़ी से उतरकर घर के अंदर चला गया, जबकि मैं नम आंखों से विक्रम की पीठ देखती रह गई। क्या इस इंसान को इतना भी एहसास नहीं हुआ कि मैं नई नवेली दुल्हन हूँ? मेरे कुछ अरमान हैं, मगर इस शख्स ने मेरे सारे ख्वाब मेरे पैरों तले रौंद दिए थे। मैंने अपनी आंखें बंद की और अपने आप को संभालने की कोशिश की। भला मैं किस इंसान से उम्मीद लगाए बैठी थी जो पहले ही 2 शादियां कर चुका है? उसके दिल में भला कौन से अरमान होंगे? ये सोचकर मैंने खुद को समझा लिया और गाड़ी का दरवाजा खोलकर खुद ही बाहर आ गई। सामने का घर देखकर मेरी आंखें फटी की फटी रह गई, क्योंकि वह घर नहीं बल्कि एक महल जैसा था। मैंने ऐसा घर सिर्फ फिल्मों में देखा था, लेकिन आज हकीकत में यह देखकर मेरी आंखें बड़ी हो गई। अब मैं अपना लहंगा संभालकर उस घर में दाखिल हुई और अंदर की खूबसूरती देखकर दंग रह गई। सच में वह घर बेहद ही सुंदर था। मैं दिल ही दिल में मुस्कुरा रही थी, क्योंकि आज से मैं इस घर की मालकिन हूँ। यह एहसास बहुत खुशी देने वाला था। तभी 2 नौकरानियां मेरे पास आई और मुझे थामकर मेरे पति के कमरे में ले गई। उन्होंने मुझे पारंपरिक दुल्हन की तरह मच्छरदानी के पास बैठाया और चली गई। मेरे कमरे में एक नज़र घुमाई, लेकिन वहाँ गुलाब की एक पत्ती तक नहीं थी। मुझे अचानक हीन भावना होने लगी। भले ही मैं उस शख्स की तीसरी पत्नी थी, लेकिन ये मेरी पहली शादी थी। मैंने कई सपने सजाए थे, मगर ऐसा लगा था कि अब मेरी जिंदगी में सारे ख्वाब अधूरे ही रह जाएंगे। मैं काफ़ी देर तक अपने पति का इंतज़ार करती रही। एक ही जगह बैठे बैठे मेरी टांगें दुखने लगी, तो मैंने खुद को सीधा करके बैठाया। मुझे कमरे में आए हुए लगभग 2 घंटे हो गए थे, लेकिन मेरे पति का नामो निशान तक नहीं था। मैंने घूंघट उठाकर एक तरफ रख दिया। मेरी आंखों में आंसू भर आए। शादी से पहले रोहित
अक्सर मुझसे मोहब्बत का इजहार करते हुए कहता, मैं अपने पत्नी को कभी इंतज़ार नहीं करवाऊंगा। जब वह मुझे याद करेगी मैं तुरंत हाजिर हो जाऊंगा और शादी के दिन तो हर वक्त उसके साथ ही रहूंगा। और यहाँ यह शख्स मेरी तरफ देखना ही गवारा नहीं कर रहा था। वह ऐसा क्यों था मुझे नहीं पता। मुझे अब तक यह समझ नहीं आया था कि उसकी पत्नियों को आखिर क्या हुआ था। मेरी माँ ने तो एक बार भी ये सवाल पूछने की जहमत नहीं उठाई कि उनकी दोनों पत्नियां क्यों मर गई। बस उसकी दौलत देखकर बख्शिश हो गई और मुझे उससे बांध दिया। धीरे धीरे रात गुजरती जा रही थी, लेकिन न तो उस शख्स का आना था और न ही वह आया। आखिरकार मैं थक हार कर बाथरूम में चली गई, अपनी शादी का लहंगा बदल कर आई और सीधे बिस्तर पर लेट गई। पूरे दिन की थकान थी, इसलिए मुझे पल भर में ही नींद आ गई। सुबह जब मेरी आंख खुली तो देखा कि कमरे में अब भी कोई नहीं था, यानी मेरा पति रात भर कमरे में ही नहीं आया था। मैंने अफसोस से सिर हिलाया। मुझे समझ आ गया था कि अब मेरी जिंदगी इसी तरह गुजरेगी। इज्जत, शोहरत और दौलत तो मुझे मिल गई थी, लेकिन पति का प्यार नहीं मिला। वक्त गुजरता रहा, लेकिन न मेरे पति को आना था और न ही वह आए। हार कर मैं ही कमरे से बाहर आ गई। सारे नौकर अपने अपने काम में लगे हुए थे। मैं सीधे किचन में चली गई ताकि कुछ नाश्ता कर सकूं। मगर किचन में दाखिल होने से पहले जो बातें मेरे नौकरों की सुनी, उससे मेरे रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि उनका कहना था कि मेरा पति इंसान नहीं बल्कि एक दरिंदा है। मेरा नाम पूनम है, मेरी उम्र 20 साल है। जब मैं 12 साल की थी तभी मेरी दोस्ती रोहित से हुई थी। वह हमारे मोहल्ले में नया नया आया था और अब मेरा दोस्त बन गया था। फिर कब हमारी दोस्ती धीरे धीरे प्यार में बदल गई पता ही न चला। जब मैं बड़ी हुई तब वह शख्स मेरी रूह में बस चुका था। लेकिन अचानक एक दिन मेरी माँ घर आई। उसके हाथ में एक थैला था जिसमें शायद कुछ पैसे थे। मुझे देखते हुए बोली, जल्दी से तैयार हो जाओ, कुछ लोग तुम्हें देखने आ रहे हैं। मैं हैरान होकर उसकी तरफ देखने लगी और बोली, माँ आपका क्या मतलब? वे साफ कहकर चली गई, तुम्हारे लिए एक बहुत अच्छा रिश्ता आया है और मैं इस रिश्ते के लिए तैयार हूँ। बस वे लोग तुम्हें देखने के लिए आना चाहते हैं। जल्दी से तैयार हो जाओ और मुझे कोई बहाना नहीं सुनना। मैं हमेशा से ही अपनी माँ से डरती आई थी, इसलिए उनके सामने कुछ कहने की हिम्मत नहीं जुटा पाई। माँ के हुक्म के आगे मैंने चुपचाप सिर झुका लिया। फिर उनकी बात मानकर मैंने रोहित से बातें की, जिससे वह हमारे घर पर एक पल भी नहीं रुका, बल्कि वह मुझे दुआएं देकर चला गया। उसके बाद उन्होंने मेरी शादी विक्रम से कर दी। मैंने नौकरानियों की जो बातें सुनी, उन्हें सुनकर मुझे अपना वजूद खत्म होता हुआ महसूस हुआ। वह कह रही थी कि मालिक ने अपनी पहली दोनों बीवियों को मार दिया और अब लगता है कि ये कम उम्र की दुल्हन भी जल्दी मर जाएगी और फिर कोई और आ जाएगी। इस तरह ये सिलसिला कभी खत्म नहीं होगा। ये बातें सुनकर मेरे कदम जम गए। मुझे कुछ कहने और सुनने की शक्ति नहीं रही। जब उन दोनों को मेरी मौजूदगी का एहसास हुआ तो वे घबरा गई और बोली, मालकिन आप कब जागी? आइए बैठिए, आपके लिए नाश्ता लगा दूं। मैंने तुरंत कहा, आप दोनों अभी क्या बातें कर रही थी? मुझे सब कुछ सच सच बताइए। आखिर हकीकत क्या है? विक्रम ऐसा बर्ताव क्यों कर रहे हैं और उनकी दोनों बीवियों की मौत कैसे और कब हुई? उन दोनों ने मेरे सवाल पर घबराकर बहाने बनाने शुरू कर दिए, लेकिन अब मैं तंग आ चुकी थी। गुस्से में मैंने धमकी दी, अगर तुम दोनों ने मुझे सच्चाई नहीं बताई तो याद रखना, मैं झूठा इल्जाम लगाकर तुम दोनों को घर से बाहर निकलवा दूंगी। इसलिए तुम्हारे लिए बेहतर होगा कि मेरे सामने सारी सच्चाई उगल दो, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। फिर जो बातें उन्होंने बताई उन्हें सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। उन दोनों औरतों ने बताया कि पहली बीवी तो शादी की पहली रात ही मर गई थी और दूसरी शादी के एक हफ्ते बाद ही भगवान की मर्जी से उसका देहांत हो गया। हम नहीं जानते कि उन्हें क्या हुआ था। कुछ पल की खुशियाँ आई और फिर ये महल मातम में डूब गया। मेरा वजूद कांप उठा। यहाँ ऐसा क्या होता है कि वे दोनों औरतें इतनी जल्दी मर गई? क्या मैं भी इसी तरह दुनिया से चली जाऊंगी? ये सोचते ही मैं डर से कांप उठी। अभी मैं कुछ कहती या सुनती उससे पहले ही मेरे पति घर में दाखिल हुए और मुझे नौकरानियों के पास खड़ा देखकर गुस्से में बोले, तुम किसकी इजाजत से बाहर आई हो? तुम्हारी इतनी हिम्मत? उनका लहजा बेहद सर्द था। मैं हैरानी से उन्हें देख रही थी। भला कोई अपनी नई नवेली दुल्हन से इस तरह बात करता है?
मैंने कांपती आवाज़ में कहा, मुझे भूख लगी थी इसलिए नीचे आ गई। लेकिन अचानक ही वह मेरे करीब आए और मेरा बाजू अपनी मजबूत पकड़ में लेकर घसीटते हुए ऊपर ले गए। मैं उनसे दूर जाना चाहती थी, उनका साथ मुझे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं था, लेकिन उनकी पकड़ बहुत मजबूत थी। चाहकर भी मैं उसकी जकड़ से आज़ाद नहीं हो पाई। कमरे में आते ही उन्होंने मुझे बिस्तर पर धकेल दिया और मुझे देखते हुए गुस्से से बोले, मेरी इजाज़त के बिना अगर तुमने दोबारा इस कमरे से बाहर निकलने की कोशिश की तो याद रखना, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तुम्हारी माँ से मेरा यही समझौता हुआ है कि उनकी बेटी मेरे हर हुक्म का पालन करेगी, इसलिए चुपचाप यहीं रहो, ज़्यादा मालकिन बनने की जरूरत नहीं। उनका लहजा बेहद सर्द था। मैं अपनी जगह पर कांप रही थी। उन्होंने तुरंत ही नीचे फ़ोन किया और नाश्ता ऊपर लाने का हुक्म दिया। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। उनकी पकड़ इतनी मजबूत थी कि मुझे पता था कि मेरे बाजू पर निशान पड़ गए होंगे। मुझे अब यहाँ खतरा महसूस हो रहा था, इसलिए मैंने पहले मम्मी को खबर देने के बारे में सोचा, लेकिन फिर ये सोचकर अपना इरादा बदल दिया कि इस रिश्ते में उनकी ही सहमति ज़्यादा थी। इसलिए मैंने रोहित को फ़ोन किया और उसे अपनी हालत के बारे में बताने लगी, लेकिन वह बहुत उदास था और मुझसे नाराज़ भी था। उसने ये कहकर फ़ोन काट दिया, अब तुम्हारी ज़िंदगी तुम्हारे हाथ में है, जो तुम्हारे साथ होगा उसकी जिम्मेदार तुम खुद हो। मुझे अब तक समझ नहीं आया कि मेरे साथ क्या होने वाला है। वक्त गुजर रहा था और मेरी शादी को 2 हफ्ते हो गए, लेकिन मेरे पति एक बार भी मेरे करीब नहीं आए थे। वह घर में बहुत कम रहते थे। मेरे कामों की जिम्मेदारी नौकरों पर थी। मैं अपने कमरे में ही बंद रहती थी। ज़्यादा से ज़्यादा बालकनी में जाकर बगीचे का नज़ारा देख लिया करती थी, लेकिन अब मैं बोर हो गई थी। कमरे में रहते रहते मेरा दम घुटने लगा था। थक हार कर मैं कमरे से बाहर आई, तभी एक कमरे से किसी लड़की की दबी दबी आवाज़ें सुनाई दी। अचानक मैं बेचैन हो गई। मैंने नज़रें घुमाकर देखा तो एक कमरे पर ताला लगा हुआ था, लेकिन इत्तेफाक से उस कमरे की खिड़की खुली थी। मैं कुछ सोचकर उसकी तरफ बढ़ी। मेरा दिल बहुत जोर से धड़क रहा था। अगर मेरे पति ने मुझे ये सब करते हुए देख लिया तो मेरी मौत तय है, लेकिन जिज्ञासा के कारण मैंने अपने कदम उस कमरे की तरफ बढ़ा दिए। जैसे ही मैं खिड़की के पास पहुंची, अंदर का दृश्य देखकर मेरी रूह कांप गई। जो मंजर मेरी आंखों के सामने था वह मुझे जीने नहीं दे रहा था। मेरे पति वास्तव में इंसान नहीं थे, वह तो वाकई एक दरिंदे इंसान थे। मेरे मुंह से डर के मारे चीख निकल गई और उसी पल मेरे पति जो उस लड़की के साथ कुछ कर रहे थे, उन्होंने पलटकर मुझे खून भरी निगाहों से देखा। मैं भागकर अपने कमरे में आई और घबराकर सबसे पहले रोहित को कॉल किया। रोते हुए मैंने कहा, कुछ भी करके रोहित मुझे बचा लो, नहीं तो ये जालिम आदमी आज मुझे मार डालेगा। ये इंसान नहीं, ये तो। मैं आगे कुछ कह पाती उससे पहले ही मेरे पति कमरे में आ गए। उन्होंने जबरदस्ती मुझसे मेरा मोबाइल छीनकर दीवार में दे मारा। मेरे बाल खींचते हुए बोले, तुम्हारी इतनी हिम्मत की मेरी जासूसी करो, और ये फ़ोन किसे की थी? ये कहते ही उन्होंने मेरे मुंह पर एक जोरदार थप्पड़ मारा। फिर उन्होंने गुस्से से कहा, तुम्हारी मासूम शक्ल देखकर मुझे तुम पर रहम आ गया था और मैंने अपना इरादा बदल लिया था, लेकिन तुम जैसी लड़कियां इस काबिल नहीं होती कि तुम्हें आराम से रहने दिया जाए। अब तुम भी मेरा शिकार बनोगी, तुमसे भी मैं पैसा कमाऊंगा। यह कहते ही उन्होंने मुझे बिस्तर पर फेंक दिया और तेज तेज कदमों से चलते हुए वहां से चले गए। मेरे पति उस कमरे में कुछ और आदमियों के साथ मिलकर उस लड़की का ऑपरेशन करके उसके शरीर के अंग निकाल रहे थे। तो मेरे पति का ये बिजनेस था। वह ह्यूमन बॉडी पार्ट से पैसे कमाकर अमीर हुए थे। ये दृश्य देखकर मेरी रूह कांप उठी। यानी उन्होंने अपनी दोनों बीवियों के साथ भी ऐसा ही किया था। मुझे समझ में आ गया था कि अब मेरा बचना भी नामुमकिन है, लेकिन मैं अपने भगवान से रो रो कर प्रार्थना कर रही थी, मेरी सुरक्षा कर लेना, मुझे इस तरह से नहीं मरना है। मैं जीना चाहती हूँ और इस नरक से निकलना चाहती हूँ। कहते हैं ना, जब आप दिल से भगवान को से कुछ मांगते हो तो वह आपको जरूर देता है। मैंने कभी अपने माँ बाप का दिल नहीं दुखाया था। उनके खातिर मैंने अपनी मोहब्बत तक को कुर्बान कर दिया था। मुझे यकीन था कि मेरा भगवान मेरी मदद के लिए किसी न किसी को जरूर भेजेगा, और आखिरी पल में मेरा रोहित मेरे लिए काम आ गया था।
रोहित चाहता तो मेरी मदद के लिए कभी नहीं आता। वह अपने बेइज्जती का बदला मुझसे ले सकता था, लेकिन उसने अपनी मोहब्बत निभाई और मेरा साथ दिया। वह अकेला नहीं आया था, उसने समझदारी दिखाई और अपने साथ पुलिस लेकर आया था। जैसे ही इस घर पर पुलिस का छापा पड़ा, उस लड़की को भी बचा लिया गया। उसकी हालत काफ़ी खराब थी, ऑपरेशन आधा हो चुका था और मैं वहां पहुंच गई थी। मेरे पति मेरे लिए कुछ डॉक्टरों का इंतजाम कर रहे थे ताकि रात ही रात में मेरा ऑपरेशन करके मुझे मार दिया जाए और मेरे अंग बेच दिए जाए, लेकिन वक्त पर मेरी समझदारी ने मुझे बचा लिया। पुलिस ने मेरे पति और उनके साथियों को गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया और मुझे मेरी माँ के घर छोड़ दिया। मेरी मम्मी मुझे देखकर हैरान रह गई और जब पुलिस ने उन्हें विक्रम के सारे काले कारनामे बताए तो मम्मी रोते रोते बेहोश हो गई। मैं उनकी इकलौती औलाद थी और उन्होंने मुझे किस अज़ाब में डाल दिया था, ये सोच ही उनके लिए जानलेवा थी। वक्त गुजरता जा रहा था और मैंने रोहित की मदद से विक्रम से तलाक ले लिया। रोहित का रिश्ता फिर से मेरे लिए आया। मम्मी ने कुछ कहने से पहले ही मैंने अपनी रजामंदी जाहिर कर दी। इस बार मेरी शादी बहुत धूमधाम से हुई। रोहित ने अपने सारे वादे पूरे किए। उसने वाकई एक पल के लिए भी मुझे अकेला नहीं छोड़ा, हर पल मेरे साथ रहा। आज मेरी शादी को पूरे 4 साल हो गए हैं और मैं रोहित के साथ बहुत खुशहाल जिंदगी जी रही हूँ। विक्रम से हुई शादी ने मुझे एक बहुत बड़ा सबक सिखाया है। लालच बुरी चीज होती है। जो भी इंसान लालच के हाथों मजबूर होकर किसी से फायदा उठाना चाहता है, वह हमेशा मुंह के बल गिरता है। मेरी माँ और हम सबके साथ ऐसा ही हुआ, लेकिन आज मैं भगवान का लाख लाख धन्यवाद करती हूँ कि जिसने मुझसे मोहब्बत की वह मेरा वफादार निकला, वरना मैं अब तक भगवान को प्यारी हो चुकी होती और वह शख्स कभी पकड़ा नहीं जाता और ना जाने वह और भी कितनी लड़कियों की जिंदगियां यूं ही बर्बाद करता। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।